आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और संज्ञा प्रकरण में हमने हलन्त्यम, आदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, 3 सूत्रों को पढ़ा है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो हम सूत्र आपको PDF भेजा जा चुका है उसमें आदिरंत्येन सहेता, पहला सूत्र। जो हम प्रत्याहार बनाते हैं ना, जैसे आपको बताया गया था कि अच कैसे बनेगा, हल कैसे बनेगा, अण कैसे बनेगा, अक कैसे बनेगा, अट कैसे बनेगा, तो यह सब आपको जो प्रत्याहार बताया गया था वो इसी आधार पर बनता है। क्या है यह सूत्र? तो इस सूत्र में कहा कि आदि वर्ण जो है, पहला वर्ण जो है, वह जिस इत संज्ञक के साथ जुड़ा है। इत संज्ञा किसको कहा गया? आप ध्यान करिए, अंतिम हल को इत संज्ञा कहा गया। तो यदि आप माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो आयुण में ण इत संज्ञा है, रील में क इत संज्ञा है, एओंग में ng इत संज्ञा है, अयोच में च इत संज्ञक है। तो कहा कि जब आदि वर्ण इत संज्ञक के साथ जुड़ा हो तो उसमें वह पहला वर्ण भी आता है और उस इत संज्ञक के बीच में आने वाले जितने वर्ण हैं, पहला वर्ण है और अंतिम वर्ण है। अब इनके बीच में वह पहला वर्ण भी और वह इत संज्ञक वर्ण है और इनके बीच में जो वर्ण आते हैं वो सब हैं, वो सब आते हैं। तो जैसे अच कहा, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका हम देखते हैं तो अच है, समझ में आसानी से आएगा इसलिए बताया जा रहा है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। अच में पहला वर्ण कौन सा है? अ। और इत संज्ञक वर्ण कौन बता रहा है? अच में च। च इत संज्ञक है ना, अयोच का च। इत संज्ञक बताया गया था, अंतिम हल जो है वो इत संज्ञक है। तो अच में पहला वर्ण हुआ अ और च जो है वो इत संज्ञक है। ख फ छ ठ त च ट त व में भी च है, लेकिन वह इत संज्ञक नहीं है क्योंकि वह अंतिम वर्ण भी नहीं है और हल भी नहीं है। तो अंतिम हल का, क्योंकि उसके साथ अभी अ जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात वही अंतिम हल नहीं है। वो अंतिम हल है ख फ छ ठ थ च ट त व में व, इसलिए वह इत संज्ञक है, च नहीं है। लेकिन अयोच में जो च है वह इत संज्ञक है क्योंकि वह अंत में है और हल भी है, तो हलंत्यम से वह इत संज्ञक है। तो अच में अब क्या आया? पहला वर्ण तो अ आया और इत संज्ञक वर्ण च आया। तो अब अच जो होगा वह अ को भी बताएगा और च को भी बताएगा और बीच में आने वाले सभी वर्णों को बताएगा। अब ध्यान करिए कौन कौन से वर्ण हो गए? अ, ई, उ, ण, री, ऋ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च। ठीक है, इतने वर्ण हो गए। अ, ई, उ, ण, री, ऋ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च। ठीक है। अब क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वह इसलिए सही नहीं है कि अभी हमने पढ़ा क्या? हलंत्यम, अंतिम हल जो है उसकी इत संज्ञा होती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तस्य लोपः, तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तो अयुण में अंतिम हल क्या है? ण है। तो तस्य लोप, वह हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से उसका लोप हो गया। तो क्या बचा? अ, ई, उ। उसी तरह से रील ऋक में क की संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, रील री। एओंग में ग की संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया, एओ। अयोच में च की संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, अयौ। तो क्या हो गया? अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ। यही तो अच्छा है, हमने यही तो पढ़ा था अभी। तो ये जो प्रत्याहार बनाते हैं हम, अच में क्या हुआ? अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ। क्यों? ण की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। क की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। ङ की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। च की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। बचा क्या? अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ। अच कहने से यही हुआ, यही हमने पहले पढ़ा था माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने।
तो प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है वो यही है, आदिरंत्येन सहेता। यही कहता है कि पहला वर्ण जिस इत संज्ञक से युक्त है वह स्वयं अपना वर्ण और बीच में आने वाले वर्णों का द्योतक होता है, उसी को बताता है। तो यह हो गया आपका क्या, प्रत्याहार। अब इसके बाद अगला सूत्र है ऊ कालु ध्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना दूसरा। उसके बाद ऊ कालु, अब ये ऊ क्यों लिया? ऊ बोलते हैं, आपको ध्यान होगा मुर्गा बोलता है। मुर्गा कैसे बोलता है सुबह उठ के? अगर आप लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं भी सुना हो, तो मुर्गा कैसे बोलता है? 3 बार, एक ही सांस में 3 बार बोलता है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऐसे करके बोलता है। तो पहला जो वह बोलता है वह कम समय लेता है, दूसरा उससे थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, और तीसरा लंबा समय लेता है। तो इसको मुर्गे को संस्कृत में कुक्कुट कहते हैं। कुक्कुट की जो बोली है, उस कुक्कुट की बोली जो प्रातः काल होती है उसमें जितना समय लगता है ऊ बोलने में, तो पहले को ह्रस्व कहते हैं, दूसरे को दीर्घ कहते हैं, और तीसरे को प्लुत कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं? ह्रस्व, दूसरे को दीर्घ, तीसरे को प्लुत। एक मात्रिक, 2 मात्रिक और 3 मात्रिक। 1 मात्रिक, 2 मात्रिक और 3 मात्रिक कहते हैं उसको। ठीक है। तो एक मात्रिक अगर आप सही सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो जैसे आँखें हैं और पलकें झपकती रहती हैं। अभी तो ध्यान चले जाने से पलकें थोड़ा देर समय ले लेती हैं, लेकिन जब आपका ध्यान नहीं हो तो पलक झपकने में जितना समय होता है, एक पलक झपकने में, उतनी देर में जिस वर्ण का, जिस स्वर का उच्चारण होता है उसको कहते हैं ह्रस्व, यानी 1 सेकंड। और 2 बार पलक झपकने में जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको कहते हैं दीर्घ, यानी 2 सेकंड। और 3 पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं प्लुत, यानी 3 सेकंड। अब यह प्रश्न उठा कि आ बोलते हैं ना, आ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ परिवर्तन आ गया। आ, यदि इसका संबंध उससे है, समय से है, तो अ का आ नहीं होना चाहिए था, और देर से। जैसे ऊ बोलते हैं तो ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, प्लुत ऊ, उससे भी बढ़ जाता। तो यहाँ वो कोई विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन अभी अपने को यह समझना है कि 1 सेकंड में, एक पलक झपकने में जो वर्ण बोला जाए, जैसे अ 1 सेकंड में हो गया, आ 2 सेकंड में हो गया, अ 3 सेकंड में हो गया। अब आप पूछ सकते हैं प्लुत कहाँ उच्च होता है? प्लुत का कम प्रयोग है प्लुत का, लेकिन है। कैसे है आप देखिए। जैसे हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो सामान्यतया जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अच है, वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। जैसे कर अरे राम इधर आओ, राम इधर आओ, अरे राम इधर आओ, जब यदि हम बोलेंगे तो उस तक आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, इसलिए उसको अंतिम वर्ण को थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ये जो 3 सेकंड तक बोलते हैं इसी को प्लुत कहते हैं। राम में अंतिम में क्या है? अ है ना, तो अ ह्रस्व हुआ और फिर दीर्घ हुआ। और जब हमने बुलाया किसी को, राम इधर आओ, अनिल इधर आओ, तो वो जो अंतिम अ है उसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, इसी को प्लुत कहते हैं, 3 सेकंड वाला। तो किसी भी स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन वो मात्राएं होती हैं और 3 उनका समय होता है उच्चारण का
त्रिविध, इसीलिए वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, अ आ अ उ है ना। तो अ ई उ और री, इन चारों के तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। ली का दीर्घ नहीं होता और प्लुत का ए ओ ऐ ओ का ह्रस्व नहीं होता। फिर से सुनिए, अ ई उ री, ये जो चार अच हैं इनके ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। लेकिन जो लरी है, अ ई उ री, लरी, लरी का दीर्घ नहीं होता है, लरी ह्रस्व होता है और लरी प्लुत होता है। उसके बाद क्या हुआ, ए ओ ऐ औ, इनके दीर्घ और प्लुत होते हैं, इनके ह्रस्व नहीं होते। इतनी सी बात जानने की, समझने की। तो यह कहा उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब आ जाइए, तीसरा सूत्र जो आज आपको भेजा गया है वह है उच्चैरुदात्तः। आप सबको कभी न कभी आपको पढ़ने में आया होगा कि जो स्वर है, जो व्यंजन है, उनका एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे अ को बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं, क को बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं, ह को बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं। अकु विसर्जनीया नाम कंठ। विसर्ग को यानी ह को बोलते हैं, वह भी ह ही, उसको भी कंठ से ही बोलते हैं। तो यह तय हुआ कि हर वर्ण का एक उच्चारण स्थान है। इचु यशानाम तालु कहा गया, तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, है ना। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ऐसे कहा गया है। वकारस्य दंतोष्ठम, नासिकानुस्वारस्य। और क्या कहा गया है, ए और ऐ को ए दे तो कंठतालु और ओ दो तो कंठोष्ठम। तो सारे बता दिए गए हैं किसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो अपने को यह यदि पता चल गया कि कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से किसका होता है, तालु से किसका होता है, कंठ तालु मूर्धा, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, जीवा मूल। जो आप आ करते हैं ना, आ, तो देखिएगा कंठ के नीचे एक गुंडी सी लटकती है, उसको जिह्वा मूल बोलते हैं। तो जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली एक शब्द है। क क क इस तरह से उच्चारण करते हैं, उसको जिह्वा मूली बोलते हैं। तो वो जिह्वा मूल से बोला जाता है। उपधमानी होता, फ फ इस तरह से बोलते हैं उसको, तो वो भी होठों से बोला जाता है। ऐसे करके अलग अलग उच्चारण स्थान है। अब यह कहा इसमें उच्चैरुदात्तः में, अब उस कंठ के भी तीन भाग कर दिए। ऊपरी भाग जो मुंह की तरफ आता है, बीच का भाग और नीचे का भाग जो और नीचे पेट की तरफ जाता है। तो कंठ के तीन भाग हो गए। ऊपरी भाग जो मुंह की तरफ आ रहा है, निचला भाग जो पेट की तरफ जा रहा है, और बीच का भाग जहाँ दोनों मिल रहे हैं। तो जब स्वर का उच्चारण ऊपरी भाग से होगा तो वह उदात्त होगा। जैसे मान लीजिए कंठ है, तो कंठ में अ का उच्चारण हो रहा है कंठ में, तो ऊपरी भाग से, कंठ के ऊपरी भाग से जब उच्चारण होगा तब वह उदात्त कहलाएगा। निचले भाग से होगा तो अनुदात्त कहलाएगा, और दोनों जहाँ मिलते हैं यानी बीच के भाग से होगा तो वह स्वरित कहलाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उच्चैरुदात्त। कंठ के यानी तालु के यानी और दूसरे स्थान के जो उच्चारण स्थान के जो भाग हैं, उसमें जो ऊपर के भाग से बोला जाता है उसको उदात्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ है,
तो अ को देखिए मैं प्रयास करता हूँ कि बता सकूँ आपको, ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा है, बीच में कैसा है। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ अ, आपको स्पष्ट आभास होगा कि अंतर है कुछ। अ अ अ अ अ अ अ अ। तो जो मैं पहला अ बोल रहा हूँ वो ऊपर से बोल रहा हूँ तो ये जो ऊपर से बोल रहा हूँ यही उदात्त है, इसी को कहते हैं उच्चैर उदात्त। तो इस तरह से हमने आज 3 सूत्रों का पाठ किया, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।